पढ़ेंगे, एक न्यू चैप्टर दैट इज के मॉडर्न फिजिक्स। सही है। तो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? मॉडर्न फिजिक्स में आप डिस्क्रीट क्वांटा, एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। सही है। और एक चीज होती है कि उसमें ज्यादातर वो चीजें होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हो, एक छोटी छोटी माइनर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें, यानी कि क्या हो रहा है। तो मॉडर्न फिजिक्स ऐसे समझ लो कि, अच्छा, जो स्टूडेंट्स पहली बार मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उनको ऐसे लगता है जैसे कि ये झूठी है फिजिक्स, यानी कि इसमें काफी चीजें मिक्स हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सारी चीजें ऑथेंटिक होती हैं, प्रूफ हुई होती हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में आने से पहले आपको कुछ थोड़ा फोटॉन का आइडिया होना चाहिए। फोटॉन क्या है? फोटॉन, अब फोटॉन के लिए याद रख लें, फोटॉन क्या है? एक एनर्जी पैकेट है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट भी बोल सकते हो आप इसे, इसे आप वेव पैकेट भी बोल सकते हो, वेव पैकेट भी आप बोल सकते हो, और इसको आप क्वांटा भी बोल सकते हो, क्वांटा। यानी कि एनर्जी पैकेट, वेव पैकेट और क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन किस स्पीड के साथ मूव करता है? तो ये मूव करता है, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटॉन की स्पीड होगी वही स्पीड ऑफ लाइट होगी, और इसके इक्वल होगी। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। लेकिन आपको एक्यूरेट वैल्यू का भी पता होना चाहिए, क्या पता वो पूछते हैं। लाइट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है मूव करने की, वो है ये 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फोटॉन। अच्छा, और इस पार्टिकल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये ना तो चार्ज कैरी करता है, इसको मैं बोल देता हूँ चार्जलेस, और ये होता है हमारा मासलेस। मासलेस, चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर ना चार्ज होती है और ना ही इसका कोई मास एग्जिस्ट करता है। ये एक एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का बंडल है, जो है एनर्जी कैरी करता है। सही है। लाइट जो हमारे पास ट्रेवल करके आती है, लाइट वेव, इनके अंदर भी फोटॉन वगैरह होते हैं। अच्छा, एक लंबी जो है डिस्कशन चली थी साइंटिस्ट की, कि उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। सही है। कुछ ने कहा कि वेव है। न्यूटन ने पहले पहले बताया कि लाइट जो है वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। अब देखना एक मजे वाली बात, जो बात न्यूटन ने कही थी ना, वो कुछ टाइम के बाद आइंस्टाइन ने कही। फर्क ये था कि न्यूटन उस टाइम पर प्रूफ नहीं कर सका। न्यूटन ने बोला था कि लाइट पार्टिकल है। इसमें क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसी वजह से ये चीज रिलेवेंट है, आपको बता रहा हूँ। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, जिसे हम नाम देते हैं कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम फोटॉन बोल रहे हैं, अगर न्यूटन की थ्योरी सही होती, यानी अगर न्यूटन की थ्योरी सही होती ना, तो इसको हम नाम देते किसका? कॉर्पस्कल्स का। फिर ये थ्योरी, जो है थ्योरी कुछ प्रूफ नहीं कर सकी आगे चल के, इस वजह से इसको गलत किया गया। फिर अच्छे खासे टाइम के बाद आइंस्टाइन ने हमें जो है वो बताया प्रोसेस, या एक मैकेनिज्म बताया, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो प्रूफ होता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर प्रूफ होता है। यानी कि अगर लाइट को वेव सपोज करोगे और इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे, तो इसकी रिजल्ट आपको थ्योरेटिकल अलग मिलेंगी, यानी कि, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यूज अलग मिलेंगी, ठीक है। यानी कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा,
और एक चीज, एक दो तीन जो है वो चीजें याद कर लो। इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सब किस नेचर को सपोर्ट करती हैं? ये अपना सपोर्ट करती हैं, ये वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करती हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, अभी आपके पास जो लाइट आती है ना, अभी जैसे सपोज करो कि इस तरह से लाइट आ रही है आपके पास, तो ये पता है ये लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स बनी हुई होती है। ये सपोज करो कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और इन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को ही हम नाम देते हैं फोटोन और क्वांटा। एक होगा तो बोलेंगे क्वांटम, एक अगर पार्टिकल होगा ना तो उसे हम नाम देंगे क्वांटम। और सारे अगर मिलाकर बोलूं या एक से ज्यादा बोलूं तो इसे मैं नाम दूंगा क्वांटा। क्वांटा इज बेसिकली अ डिस्क्रीट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट। क्वांटा क्या है? डिस्क्रीट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट। एक पर्टिकुलर एनर्जी का पैकेट है जिसे हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आई चीजें? काफी थ्योरेटिकल चीजें हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। सही है? समझ आ रहा है? समझ आ रही है चीजें? राव आपको क्लियर हो रहा है? बस ये याद करना कि कौन सा प्रोसेस किस चीज को सपोर्ट करता है। क्योंकि साइंटिस्ट का आपस में झगड़ा था। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि लाइट वेव है, कुछ बोल रहे थे कि लाइट पार्टिकल है। थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, फिर एक में एक साइंटिस्ट आ गया अकलमंद, उसने बोल दिया कि थोड़ा इसका वेव है पोर्शन, समटाइम्स ये बिहेव करती है एज अ वेव, समटाइम्स ये बिहेव, ये डायफ्रैक्शन है लाइट के अंदर। अभी अगर ये डायफ्रैक्शन बताऊंगा तो ये टॉपिक रह जाएगा। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस है, यानी कि इसमें लाइट में होती है, जिसमें हम लाइट छोटे से स्प्लिट में से पास करते हैं, ठीक है, या लाइट को एक ऑब्स्टिकल, उसके सामने एक रुकावट रख देते हैं तो उसका शेडो बनता है। ये थोड़ा सर्च कर लेना है, मैं एक वीडियो वगैरह भेज दूंगा छोटी सी जो आपके काम की होगी। ठीक है, फिलहाल इस टॉपिक पर फोकस करो जो टॉपिक है। बस नाम याद रख लो फिलहाल, ये क्या पता पूछ ले कभी कि ये किस चीज को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को या लाइट नेचर को। थोड़ा भेजो सही तो जो। हाँ सही है, ओके। ठीक है बाबा, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखें कि आज हमें जो पढ़ना है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है? तैयारी? टॉपिक क्या पढ़ना है आपने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? बेसिकली ये एक प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज सपोज करो, हमारे पास एक मेटल सरफेस है। इसको टॉपिक को मैं जानबूझकर थोड़ा स्लो चला रहा हूँ, वो इस वजह से ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। हमारे पास तो इतना एजुकेशन का बजट होता नहीं है कि ये चीजें समझाएं, लेकिन समझाने के लिए भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं चीज आपको समझाऊं, कोशिश करूंगा कि मैं ये टॉपिक आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आगे चलकर ना इसके ग्राफ में आपको कोई मसला हो और ना इसके टॉपिक में कोई आपको मसला हो। फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेशन में वो गलती हो सकती है, लेकिन ना ग्राफ आपसे कोई मिस हो और ना ही कोई जो है आपसे सवाल मिस हो इसमें से कॉन्सेप्चुअल। तो वो किस तरह से हम करेंगे जब इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझोगे। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि लाइट की वजह से करंट का थोड़ा प्रोड्यूस होना, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये तो एक इनफॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको चीज एक समझाऊं। आप सपोज करो कि हमारे पास एक मेटल रॉड है। क्या है? एक मेटल का पीस है या मेटालिक रॉड है।
अब मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं कि जब एक मेटालिक सरफेस के ऊपर कुछ फोटोन आकर पड़े पड़े उसके ऊपर, ये हमारे पास क्या है? ये है फोटॉन। फोटॉन्स तो है, लेकिन इनकी कोई प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? इसको हम क्या बोलेंगे? हम इन फोटॉन्स को कहेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, यानी फोटॉन्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर फोटॉन्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी। हाई एनर्जी फोटॉन्स या फोटॉन्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, या मैं इनको बोल सकता हूँ फोटॉन्स ऑफ लो वेवलेंथ। ये तीनों चीजें मैं इसके लिए बोल सकता हूँ। जब ये फोटॉन्स इन चीज अपना मेटल सरफेस, मेटल सरफेस इसके ऊपर गिरेंगे, ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम हीट की मदद से एक्साइट करते हैं, ठीक है। अगर खुद है ना कि ये एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसको मैं हीट करूंगा तो ये एक्साइट होकर दूसरे शेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अगर मजीद एनर्जी दूंगा तो ये बाहर चला जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, ये अब फ्री हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। और ये एटम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखें, अब ये जो इसके नीचे, इसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काफी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, सही है। अब जिस तरह सपोज करो एक पॉजिटिव है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पॉजिटिव है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला पॉजिटिव है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। अच्छा, अब देखें जो बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो यहाँ से भी न्यूक्लियस के सराउंडेड होगा, यहाँ से भी न्यूक्लियस के सराउंडेड होगा, यहाँ से भी न्यूक्लियस के सराउंडेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो बीच वाला कहीं पर नहीं जा सकेगा, बीच वाला वहीं पर रहेगा, बीच वाला कहीं नहीं कहीं पर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इनको ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर देखो, इनको यहाँ से कोई खींच रहा है? ऊपर नहीं खींच रहा, यानी कि ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होंगे। अब जब ये लूजली बाउंड होंगे और इनको ये हाई एनर्जी वाली फोटॉन्स आकर लगेंगी, तो फोटॉन के लिए आप एक अगर सपोज करेंगे, फिलहाल के लिए मैं सपोज करता हूं कि एक फोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। यहाँ पर मैं फोटॉन्स बनाता हूँ कुछ, यहाँ पर भी मैं कुछ फोटॉन्स बनाता हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ फोटॉन्स बनाता हूँ। अब सपोज करें कि एक फोटॉन आकर लगी इस इलेक्ट्रॉन को, एक फोटॉन लगी इस इलेक्ट्रॉन को, एक फोटॉन लगी इस इलेक्ट्रॉन को, एक फोटॉन लगी इस इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगा? ये चारों फोटॉन इन पर जब लगेंगी तो ये फ्रीक्वेंसी ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगी, तो इलेक्ट्रॉन देगी। याद रख ले, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी इनपुट देनी पड़ती है। जब आप एनर्जी दोगे ना तो ही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। किसी दो बंदों की बचपन में क्या होता है ना, दो बंदों की आपस में दोस्ती होती है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को लालच देता है, वो बोलता है कि शाम को खेलेंगे, शाम को इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फिर वो उनके साथ जिनकी दोस्ती होती है पहले वो अलग हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ही होगा। अब ये एनर्जी लेकर आया है फोटान, फोटान जब एनर्जी लेकर आया इन इलेक्ट्रॉन को दी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी बाहर निकल आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? बाहर निकल आएंगे। अब दोबारा से एक मर्तबा सुनो, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन या बीच के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंड है, सही है। ऊपर वाले जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, क्योंकि इनको ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगी। जब हाई एनर्जी फोटॉन हिट करेंगे इनको, अगर मैं जनरली सपोज करूं कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये चीज मेंशन्ड है। आपके बुक को पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर तो एक ही पेज पर ये इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया है। ये 2-2.5 घंटे का लेक्चर है ये, और अच्छा खासा लेक्चर है। इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स होती है कि ये ग्राफ वगैरह में, लेकिन मैं समझाता हूँ इंशाल्लाह कुछ मिस नहीं होने वाला आप इस लेक्चर में से। अब देखें, एक फोटोन मिला इस इलेक्ट्रॉन को, दूसरा फोटोन मिला इस इलेक्ट्रॉन को, ये 4 फोटोन इसमें इनको मिल गए और चारों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन क्या कहेंगे?
डेफिनेशन आप क्या बोलोगे इसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आप डेफिनेशन कहोगे कि व्हेन फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ hit metal surface metal surface electrons from surface are emitted are released, यानी कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे. दिस phenomena is known as photoelectric effect. टीईई के साथ लिख लेता हूं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा, अब एक चीज और सपोज करें, एक और चीज आपको समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दो तरीके और होते हैं, सही है, वो छोटे छोटे हैं, वो आप देख लो. एक ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा और तीसरा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी जल्दी में. दूसरा तरीका क्या है कि ये जो मेटल सरफेस है इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो. ये वाला मेटल सरफेस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो आप. इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव. अब फील्ड कहाँ से कहाँ होगी, फील्ड होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, जब ये फील्ड इसके ऑपोजिट लगेगी ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए फील्ड के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन. फील्ड इमिशन ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, और ये इंडिया के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता. और तीसरा ये क्या है, तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन को आप हीट की मदद से बाहर निकालो. ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन. ये मुझे लग रहा था कि क्या पता ये आ जाए, इसी वजह से बता रहा हूँ कि इस मेटेलिक बार को आप हीट करो. जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो एक्साइट होकर अपना एक्साइटेड शेल के अंदर चला जाता है. तो अगर ये हीट की मदद से ये चला गया ऊपर, तो इसको मैं बोलूंगा थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक यूज होता है हीट के लिए. थर्मियोनिक एमिशन, एमिशन मीन्स के रिलीज या एमिट हो गया. थर्मियोनिक मीन्स के हीट, हीट की मदद से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए ना, उनको पता है क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम थर्मियोन्स. थर्मियोन्स, MIONS, थर्मियोन्स. ये नाम याद कर लेना. इमिटेड फोटॉन्स, सॉरी अपना इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ हीट फ्रॉम मेटल सरफेस आर नोन एज थर्मियोन्स. emitted electrons from metal surface with the help of heat are known as fermions. ये डेफिनेशन याद कर लेना. emitted electrons from metal surface with the help of heat are known as fermions, and the phenomena is called thermionic emission. When the electrons are emitted inside of the field, then the process is called field emission. And when electrons are emitted with the help of light, high frequency light, high energy light or low wavelength light hit the metal surface and electrons are emitted. This phenomena is termed as photoelectric effect. When photons of high energy, low frequency, अपना high energy, high frequency, low wavelength hit metal surface, electrons from surface are emitted. This phenomena is known as photoelectric effect. ये चीजें समझ आई, क्लियर हुई? क्लियर हुआ ये? ओके गुड. मुझे ऐसे छोटी इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ ओके ओके. इजी है, ओके ओके. अब देखें,
फोटॉन की एनर्जी के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू hf। अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ गिवन हो तो E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, ये याद कर लो। दूसरा फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये किसने दिया था, ये आइंस्टाइन ने दिया था। E इज इक्वल टू, इसको पीसी भी लिख सकते हो आप, सही है। अब इसकी मदद से, इन दोनों फॉर्मूला की मदद से मैंने आपको कल एक चीज निकाल कर दी थी, ये दोनों फार्मूलाज मिलाओ और एक चीज बनाओ। P डॉट सी इसके इक्वल है एच सी अपॉन लेमडा, यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला निकालो, ठीक है। C यहां से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। इसी फॉर्मूला की मदद से अगर आपको मोमेंटम गिवन हो तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ इज इक्वल टू P अपॉन लेमडा। देखो एक दो फार्मूला से कितने फार्मूला निकल रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन सी, सही है। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला याद कर लो। दिस इज फॉर दी, हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये वाला फॉर्मूला जो था ना, ये डी ब्रोगली ने दिया था, डी ब्रोगली, इसको डी ब्रोगली भी कहा जाता है, डी ब्रोई साइंटिस्ट बोलते हैं, ये साइंटिस्ट था। इसने कहा था कि पार्टिकल, यही वो होशियार साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि पार्टिकल एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है, या तो एट ए टाइम वो पार्टिकल होगा या तो एट ए टाइम वो वेव होगा। सही कह रहा हूँ ना बाबा। इन दोनों को मिलाकर ये वाला जो फार्मूला है ना, मोमेंटम और ये दोनों इसके, ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दिए थे। और ये ऊपर वाला, ये तो प्लांट्स के, चलो इसने बोल दिया है तो अब मैं लिख ही लेता हूँ, ये कहाँ कहाँ से आए। ये आया प्लांट साइंटिस्ट की मदद से, ये वाला जो साइंटिस्ट है ये आइंस्टाइन ने दिया है, ये आइंस्टाइन ने दिया, ये इसमें से निकलता है, और ये प्लांक्स वाला ये इसमें से निकलता है, ठीक है। और ये मोमेंटम वाला भी आइंस्टाइन वाले की मदद से निकलता है, और ये दोनों डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दिए थे, ठीक है। ऊपर वाला, ऊपर वाले दोनों फार्मूला प्लांक्स के, नीचे वाले दोनों फार्मूला एमसी स्क्वायर इंटू पीसी आइंस्टाइन के, और ये लास्ट वाले दोनों फार्मूला किसके, डी ब्रोगली साइंटिस्ट के, सही है। तो अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि अगर आपको मोमेंटम इलेक्ट्रॉन अपना सॉरी एनर्जी वगैरह का पूछा जाए या किस तरह से, तो ये फार्मूलाज आपके जहन में रहने चाहिए। ये फार्मूलाज बार बार हर लेक्चर में लिख के रहा हूँ ताकि ये फार्मूलाज में आपको थोड़े बहुत याद हो जाए, ये सिमिलर लगे, बाद में जब आप पढ़ो या याद करो तो आपको इजी लगे, ठीक है। इसी वजह से बार बार लिख सकता हूँ। अच्छा, याद कर लें कि अगर सपोज करें अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि यहाँ पर जो मैंने मेटालिक मेटालिक सरफेस रखा था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, अगर इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करूं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं, सही है। तो याद कर लें कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। एनर्जी पता है क्या, इंटेंसिटी पता है क्या होती है, एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन टाइम पर यूनिट एरिया, या इसको अपॉन, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, पावर पर मीटर स्क्वायर या पर एरिया, ये आपकी होती है इंटेंसिटी। एनर्जी अपॉन टाइम को पावर लिख सकते हो, नीचे एरिया के साथ डिवाइड कर लो, ये बनेगी इंटेंसिटी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये एक बल्ब है हमारे पास यहाँ पे और दूसरा बल्ब है यहाँ पे, दोनों येलो बल्ब है, दोनों येलो बल्ब है, ठीक। यहाँ पर येलो बल्ब लिखा हुआ है, यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया कि इन दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है। ये चीज याद कर लो कि कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ अगर डिफरेंट होगी ना तो कलर चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आपने पढ़ा था, रेड रेड की वेवलेंथ अलग होती है, वायलेट की अलग होती है, हर की वेवलेंथ अलग होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये वाला बल्ब जो हमारे पास है ये है 50 वॉट का, 50 वॉट, ये वाला बल्ब जो है हमारा ये 100 वॉट का है, सही है। अब पावर किसका ज्यादा है,
अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको मैं नाम दूं बी, पावर किसका ज्यादा है? पावर बी का ज्यादा है, क्योंकि वाट किसका यूनिट है? पावर का। तो यानी कि पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए। तो इसमें से जो फोटॉन्स निकलेंगे, इसमें से जो फोटॉन्स निकलेंगे एनर्जी के, येलो येलो फोटॉन, वो उनका नंबर ज्यादा होगा। सपोज करो कि इसमें से 10 निकल रहे हैं, 10 फोटॉन, तो ये इसके हाफ है, तो इसमें से कितने निकलेंगे? 5। ठीक है, ये बात समझ आई? ये मैंने आपको एक चीज समझाई है, क्योंकि आगे चलकर ये ग्राफ में काम आएगी। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी को बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, फोटॉन का नंबर बढ़ेगा। फोटॉन के नंबर के बढ़ने से क्या होगा? सिर्फ, यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना, तो सिर्फ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और उसकी मदद से क्या होगा? अब देखना, ये यहां पर बता रहा हूं। यहां से आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर फोटॉन्स क्या हो गए? फोटॉन्स हो गए ज्यादा। फोटॉन्स अगर ज्यादा हुए ना, तो ये सपोज करो कि सारों को ये फोटॉन मिल गए, सारों को फोटॉन्स मिल गए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ये बाहर आ गए। अब सारे ये क्या हो गए? ये फोटॉन्स, ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। लेकिन एक चीज देखें कि इनकी जो एनर्जी होगी ना सबकी, वो एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी सेम। मुझे समझानी ये बात थी कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से, यहां पर अगर मैं लिखूं, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जिससे वो बाहर रहेंगे स्पीड के साथ, काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी को जब आप बढ़ाओगे, तो क्या इंक्रीज हो रहा है? इंटेंसिटी को बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक करंट बनता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। सही है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसकी वजह से इमिटेड फोटॉन्स की वजह से जो करंट बने, उसे हम वो नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने की वजह से क्या बढ़ा? फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ा। सही है, ये भी क्या हुआ? इंक्रीज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या रही? सेम, या एनर्जी सेम रही। एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन फिलहाल तक तो नहीं है। ठीक है, समझ आई ये बात? क्लियर हुआ? फोटो कटी क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? एक दो पास्टुलेट्स हैं बाकी, हो फिर ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और फार्मूला भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब तक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पानी पी लूं। फोटो क्लियर हो रही है? पानी गर्म किया था, जो जग भरेगा रखा फोटो में, फोटो को सही निकलो ना। ठीक है, पानी पिया। अच्छा, अभी आपको मैंने एक चीज कही कि इलेक्ट्रॉन अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या चीज बढ़ाएं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो? तो एक चीज, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन नीचे से बाउंड होते हैं सारे, तो ये वाला जो ऊपर वाले सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन से सिर्फ ये ऊपर से फ्री है, बाकी नीचे से क्या है? बाउंड। तो वो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 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 अब मैंने ड्रॉ भी किया पहले। एक एनर्जी होती है जो इनको बाउंड करके रखती है अपने मेटल्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सरफेस के अंदर ये प्रेजेंट है, वो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो इसको बाउंड करके रखती है। सही है, अगर वो वाली हम एनर्जी इसको दे देते हैं, तो चांसेस होते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। फिर भी चांसेस होते हैं, 100% ये गारंटी नहीं है कि आप, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपका जो एमडी गेट का टेस्ट होगा, ठीक है, 200 एमसीक्यूज है इसमें, आई थिंक, चलो 200 सपोज कर लो। पासिंग मार्क्स पिछली मरतबा इन्होंने रखे थे जब 210 थे, तो 135 थे। फिलहाल के लिए हम पासिंग सपोज कर लेते हैं 120।
एमसीक्यूज पर पासिंग है, ठीक है। अगर मैं आपको, अगर कोई आपको सपोज करो, फिलहाल के लिए सपोज करो, अगर कोई आपको कॉपी करवाता है एग्जाम के अंदर और 120 एमसीक्यूज आपको बताता है, तो ये क्या 100% है कि आप जो आपकी जो सिलेक्शन हो जाएगी? इसका बाहर आना इसके समझो एक सिलेक्शन है, ये कंफर्म तो नहीं है ना, क्या पता एक दो एमसीक्यू गलत हो जाए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट बता रहा है। ये मैं जैसे जैसे थोड़ा आगे चलेंगे ना तो आपको ये पूरा क्लियर होता जाएगा। फिलहाल ऐसे सपोज करो कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंड है इसकी अपनी एक एनर्जी है जिसके साथ ये बाउंड करके रखा है। जिस तरह से एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों खत्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आएगा। मैंने कहा था जो मजीद एनर्जी देंगे इससे ज्यादा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद करने की है, इन सब की एनर्जी कितनी होती है, इसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी given to emit electron, यानी कि वो कम से कम एनर्जी का वैल्यू जो हम किसी इलेक्ट्रॉन को दें तो वो बाहर आ जाए। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन नेचर। सीजियम के लिए अलग होगा, किसी और एलिमेंट के लिए अलग होगा, सही है। तो इस वजह से इसका वैल्यू आता है। ये क्लियर हुआ? ये समझ आया? वर्क फंक्शन क्या है? एक ऐसी एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बाइंड करके रखती है। अगर आप इसको एनर्जी दोगे कितनी उसके वर्क फंक्शन के इक्वल, तो ये चांसेस हैं, ये कंफर्म नहीं है, याद रख लेना ये चीज। ये 100% नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ये चांसेस हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए या इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ जाए। अब मैं बताता हूँ कि ये चांसेस क्यों है। समझ आया? क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? समझ आ रहा है? ये डिटेल करके मैंने समझाया इसी वजह से, ताकि जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो बच्चों को फिर मसला होगा, फिर ग्राफ समझ में नहीं आएंगे, और अच्छा लेक्चर भी इंटरेस्टिंग, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ये डिटेल में करवा लो। अच्छा, अब देखो, अगर सपोज करो कि एक हमारे पास फोटॉन है, ठीक है, ये मैंने मेटालिक रॉड रखी, मेटालिक रॉड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इनको, वर्क फंक्शन इनका कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। इसको मैंने हिट करवाया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी के साथ, इसको मैं जाहिर करता हूँ ई के साथ, सही है, और इसको मैंने जाहिर किया इस सिंबल के साथ। ये किसकी सिंबल है? वर्क फंक्शन की। यानी कि अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ये अभी भी जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। अब ये किस तरह से, ये देखो, ये मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये मैंने बनाई एनर्जी, ये मैंने बनाया लॉसेस, ये मैंने बनाया वर्क फंक्शन, और ये मैंने बनाई काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? मैक्सिमम, क्योंकि बाकी जो एनर्जी इसको मिलेगी ना, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। अभी मैं इसको एनर्जी कितनी दे रहा हूँ? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन किसका है, कितना है इसका? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। टोटल एनर्जी थी मैंने 8, खर्च किसमें हो गई? वर्क में। इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ाने में कितनी एनर्जी लग गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लॉसेस नहीं हो रहे, अगर लॉसेस इलेक्ट्रॉन की यानी कि एनर्जी के लॉसेस 0 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको छोड़ाने में लग गई। अगर एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं हुई कहीं भी, हीटिंग में या कोलिजन में, ठीक है, ये लॉसेस बेसिकली जो होते हैं ये कौन की वजह से होते हैं? कोलिजन, ठीक है। समझ आ रही है चीजें? अगर लॉसेस 0 है या कोलिजन नहीं हो रहे, तो ये पूरी की पूरी जो बाकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना काइनेटिक एनर्जी में चली गई। अब दोबारा से सपोज करो, यही एनर्जी कितनी दी मैंने इसको? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बाकी इलेक्ट्रॉन से, तो ये दूसरे के साथ कोलाइड हुआ। अब देखें ये 4 और 2 कितनी वेस्ट हो गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो दोबारा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने इसको एनर्जी दी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने इसको एनर्जी दी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉसेस में चली गई, वर्क फंक्शन कितना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जस्ट ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जस्ट जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हुआ। फर्क ये है कि सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने इसको एनर्जी दी, लॉसेस कितने हुए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉसेस हुए, 2 है इसका वर्क फंक्शन। अब देखो दी हमने 8 है और ये लॉसेस और ये वर्क फंक्शन मिलाकर बन रही है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वाली जो एनर्जी है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा ही नहीं सकती। यानी कि आपने देखो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी दी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ये बहुत ही ज्यादा है वर्क फंक्शन से, लेकिन फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दो तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्म करे, ये हमेशा ये चांसेस होते हैं। क्लियर हुआ, ये समझ आया या ये साइड में रिपीट करूं, ये समझ आया ये किस तरह से हुआ? ओके 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 गुड, अगर समझ आ गया है तो लास्ट बार तक समझे जी, ठीक आहे। हाणे हिन में ईअं थींदो आहे त अगरि एनर्जी ॾियूं था न, अगरि हाणे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन खे हिन मां ॿाहिरि कढण जे लाइ खपे, ठीकु आहे, बट हिनखे साइड वारा इलेक्ट्रॉन जेके न पकड़े वेठा आहिनि। हाणे एनर्जी हिनखे ॾिनीसीं न 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मां हिनखे ॾिनी, अगरि लॉस नथो करे माना ॿियनि सां टकराए नथो, ॿियनि सां टकराइजंदो न त हीट प्रोड्यूस थींदी, हीट में एनर्जी ध्यानु थी वेंदी, सही आहे। त हाणे 8 इलेक्ट्रॉन मां हिनखे ॾिनमि जंहिं महिल त एनर्जी हिन ध्यानु न कई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ॿाहिरि निकिरी आयो, सही आहे। बाक़ी एनर्जी हिन वटि घणी हूंदी 6, छो त 8 टोटल ॾिनी, 2 हिन पंहिंजो पाण बचाइण में लॻाई, बाक़ी घणी बची 6, ठीकु आहे। हाणे 8 जेका ॿी आहे उहा मां ॾिनमांसि, हाणे कुझु हिन विञाई वियो, 4 हिनजी टकर पकर लॻण में ख़तम थी वई, त 8 4 हिन मां कट कंदासीं घणा बचा 4, 4 एनर्जी 4 मां 2 ही खणी वियो वर्क फंक्शन ॿाहिरि कढण में। पहिरियां पहिरियां तूं ॾिस त हिनखे ॿाहिरि कढण जे लाइ केतिरी खपे, ॿाहिरि कढण जे लाइ 2 खपे हिनखे, 2 ॿाहिरि कढण जे लाइ खपे। हाणे 4 हिन ध्यानु करे छॾी, 4 मां घणा थिया 6, ठीकु आहे। ध्यानु घणी हिन टोटल घणी आहे 8, त हाणे ॿाहिरि जेको निकिरंदो त काइनेटिक एनर्जी माना केतिरी स्पीड सां निकिरंदो, केतिरी हिन वटि एनर्जी ईंदी 2, सही आहे। हाणे ॾिस हिते 8 टोटल 10, 2 हिनखे ॿाहिरि निकिरण जे लाइ खपे, पर हे ध्यानु करे थो अंदरि, जेसीं ताईं अंदरि आहे त 6 ध्यानु करे छॾे, त हे ॿई मिलाएंगे त घणी बचंदी 0, त काइनेटिक एनर्जी ॿाहिरि त निकिरंदो पर 0 हूंदो। लास्ट वारो जेको आहे न हिन में ॾिनी 8 अथऊं, पर हे उन खां वधीक ध्यानु करे थो छॾे, 2 हिनखे निकिरण जे लाइ खपे ऐं 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आहे, सॉरी अपना 17 जो चवां माना कोलिजन ॿियनि खे टक्कर वक्कर लॻंदा न हिन जा, त पोइ छा थो थिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिनजी ध्यानु थी ॾियनि, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यानु था ॾियनि त 7 में घणा थी विया 9, माना हे एनर्जी हिनखे अञा वधीक खपे हिन खां बि, ठीकु आहे, त पोइ इहे ॿाहिरि निकिरंदो, हे लॉसिस जे करे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करे ही नथो सघे, माना इलेक्ट्रॉन ॿाहिरि ही न अची सघंदो, लास्ट वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न थींदो, समझे। तो देखें ये यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, ये आपने याद कर लेनी है सबने। वो लाइन कौन सी है कि इफ ई कौन सी एनर्जी ऑफ दी फोटॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, अगर ये ज्यादा है वर्क फंक्शन से या उससे इक्वल है, इट इज नॉट नेसेसरी, यानी कि ये लाजमी नहीं है दैट इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। ये इसके गोल्डन कॉन्सेप्ट है, जो ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये गोल्डन कॉन्सेप्ट है, और ये नॉर्मली काफी टीचर्स को भी नहीं पता होते, काफी टीचर्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना उनको भी काफी चीजें इनमें से नहीं पता होती, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है या इक्वल है किसके वर्क फंक्शन से, तो ये लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताया। यहाँ पर आपने लिख लेना है क्या, इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, मे कम आउट और मे बी इमिटेड, यानी कि इमिट हो सकता है या
बाहर आ सकता है, इसके चांसेस हैं, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज मैंने आपको बताई। अच्छा, अब इसकी मदद से अब देखो, आप वर्क फंक्शन का फॉर्मूला निकाल सकते, अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आप किस तरह से निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी अगर लॉसेस जीरो हैं, हम ये कंडीशन क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर लॉसेस जीरो हैं, व्हेन नो लॉसेस अकर, नजर आ रहा है, व्हेन थोड़ा नीचे लिखूं, व्हेन नो लॉस अकर, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी कि लॉसेस कितने हैं, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला बनेगा, ये देख लो। काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो भी एनर्जी बचेगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी के यानी कि पास चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपने किस तरह से निकाली, टोटल एनर्जी ये थी, इसमें से आपने ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो ये क्या है, टोटल एनर्जी, और ये क्या है, वर्क फंक्शन। तो अगर टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन निकालेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। देखो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से 2 माइनस के कितने मिले, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका हम फॉर्मूला बना दें, तो E माइनस वर्क फंक्शन, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सही है। E माइनस वर्क फंक्शन व्हेन नो लॉस अकर्स, यानी कि लॉसेस जीरो हो, अगर लॉसेस ज्यादा होंगे, या कभी कभी स्टेटमेंट में आपको बता दें कि इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो आपने इस मदद, इसके जो है वो अपना कॉन्सेप्ट की मदद से आपने जो इसके वैल्यूज वगैरह निकाल लेने हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ आया। फोटो घड़ी, ओके। मिट्टी क्या है ये, हम्म? सही है, फोटो घड़ी सही सही निकलो फोटो, थैंक यू, ड्राइवर वाली मेहनत दिलाई, सही है। हाँ पर कोई तो लिखा था, नहीं જોઈએ એ રો ધુંધલો કર્યો તઈ अच्छा उठो, अच्छा। अगर मैंने आपको क्या कहा कि थोड़ी देर पहले कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एनर्जी और इंटेंसिटी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ करंट बढ़ेगा। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, ये मैंने एक साइड पे रखूं करंट, ठीक है, या इस तरह से रखो, ये मैंने रखी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मैक्स, यहाँ पर मैंने रखा करंट। तो करंट का वैल्यू कितना भी हो, करंट का वैल्यू कितना भी हो, यानी कि करंट का वैल्यू बढ़ाने, करंट का वैल्यू कितना भी बढ़ाओ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और काइनेटिक एनर्जी वाली साइड के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, करंट के पैरेलल बनेगा, ठीक है। करंट कितना भी बढ़ाओ, ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर रखो 0 2 4 6 8, ये करंट बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 4 6, ये 8 पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट लगी हुई है, करंट के बढ़ने के बाद भी। तो ये वाली कंडीशन है, जब आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, तो करंट बढ़ गया, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रही। तो इस आई को आप करंट के लिए भी यूज कर सकते हो, काइनेटिक मैक्स। और अगर यहाँ पर इंटेंस, परेशान मत होना,
काइनेटिक एनर्जी और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ानी है तो मुझे क्या अभी बस जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन गई कि वो इसके वर्क फंक्शन के बराबर है। सपोज करो कि इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बोलूं कि लॉसेस जीरो है, यानी कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये आइडियल कंडीशन हम सपोज करते हैं, ठीक है, लॉसेस क्या है, जीरो। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ही तरीका है कि इनकी एनर्जी को बढ़ाया जाए। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स भेजूं, इनकी मैं या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं, या एनर्जी को इंक्रीज कर दूं, या वेवलेंथ को कम कर दूं। इसी वजह से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। यानी कि इस 2 से मैं मजीद इलेक्ट्रॉन अपना, अगर मैं 2 से बढ़ाकर क्या रखूं इलेक्ट्रॉन या एनर्जी क्या रखूं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके वर्क फंक्शन की एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन इसको फोटोन को एनर्जी देकर भेजूं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसको बाहर निकालेगा, दो इसको बाहर निकालने के लिए निकालेगा, यानी कि इसमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये खर्च करेगा। टोटल इसके पास है 8। तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक चीज देखो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी को जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना मतलब एनर्जी का भी इंक्रीज होना। एनर्जी कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि पाई से बड़ी या तकरीबन इतनी। अगर इसको आप बढ़ाओगे, एनर्जी को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो एनर्जी को बढ़ाकर भेजो तो जो खर्च होनी होगी वर्क फंक्शन में, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, क्योंकि ये हमने लॉसेस क्या रखे हैं, लॉसेस रखे हैं हमने जीरो। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर ये 8 के बदले में मैं 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देकर भेजूं इसको, अगर ये इसको हिट करे तो अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ, तो इसमें से दो तो खर्च हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम अभी होगी वो कितनी होगी, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस चीज की, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन यानी कि जो फोटॉन आ रहे हैं या इसके साथ जो मेटालिक सरफेस के साथ कोलाइड कर रहे हैं, उनको कहा जाता है इंसिडेंट फोटॉन। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की अमाउंट चाहिए होती है, जिसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इनकी यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं बोलूं कि इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो अगर मैं इसके साथ एनर्जी भेजूंगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसको बाहर निकालेगा, इसके अंदर कोई भी एनर्जी यानी कि फर्दर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर इसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू होती है, जिसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम लिखते हैं एफ नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या करती है, ये भी मटेरियल पर डिपेंड करती है, या मटेरियल पर या नेचर पर, दोनों आप बोल सकते हो। नेचर भी किसकी होगी, मटेरियल के लिए या मेटल के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये वो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन यानी जो फोटॉन आ रहे हैं उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो काज, तो काज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, उसको हम नाम देते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। ये चीज समझ आई। अगर मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये चीज क्लियर हुई। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर वो एनर्जी आने वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा लेकर आएगा तो इसको भी छुड़ाएगा और बाकी एनर्जी इसको देगा कि भाई आगे चले जाओ। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ बाकी, बाबा आपको क्लियर हुआ, फोटो का
एक मिनट जी। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी, ये एक और ग्राफ है। मैंने कहा ना, कोई ग्राफ आपसे मिस नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन के अंदर रखूं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं रखूं केमेक्स, केमेक्स किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए। थोड़ा पहले जो है ना मेरी बात समझो, और उसके बाद जो है ये चीज याद कर लो। यहाँ पर अगर पहले पहले क्या करूंगा मैं, सपोज करोगे इसके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, पहले मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड कितनी है? एफ नॉट, एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सही है। अगर इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट जो फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। तो शुरू में जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, जब तक कौन सी वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, तब जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाए एफ नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जब तक हम नहीं पहुंच जाते तो काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ेगी और ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप आगे जाओगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब आप आगे जाओगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। अब जब आप इस ग्राफ को पीछे लेकर आओ, ठीक है, इस ग्राफ को जब आप पीछे लेकर आओ तो इसको जब बैक ट्रैक करोगे आप, तो ये नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, और ये अगर यहाँ पर ओरिजिन है तो ये नीचे आ रही है, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव में। अब नेगेटिव में एनर्जी नेगेटिव के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर एनर्जी में नेगेटिव हो तो वो शो करता है बाइंडिंग को। क्या शो करता है? बाइंडिंग को। तो बाइंडिंग के लिए हमने क्या एनर्जी, कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था? बाइंडिंग के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके बैठा है अपने साथ। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या हो रहा है? एनर्जी भी बढ़ रही है, एनर्जी भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम अमाउंट वो अचीव हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर डालने के लिए चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अचीव हो रहा है और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी अचीव हो रहा है। तो इसके बाद जो आप एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के अंदर चली जाएगी, और इसके बाद ये जो रिलेशन बनेगा वो लीनियर बनेगा। लेकिन यहाँ तक जो है वो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा। क्लियर हुआ बाबा सबको? समझ आ रहा है? अच्छा, ग्राफ रिपीट करूं? अच्छा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो पानी था दो। ग्राफ में तीनों रिपीट करता हूँ दोबारा से। अब देखो, पहले शुरू शुरू के अंदर मैंने आपको क्या बताया? पहले ये वाला ग्राफ देखो जो अभी पड़ा। एनर्जी को, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। ये मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखती है। इसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो आप भेज रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी अपना एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर देखो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, यानी कि इंसिडेंट फोटॉन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ये इसका क्या है? ये भी मिनिमम वैल्यू जो फोटॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, इसको नीचे रखो, ये है के मैक्स, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये थोड़ा लाइट एडजस्ट हो रही है, इसमें परेशान मत हो, मैं समझा ग्राफ ड्रा करके फिर पूरा बताता हूँ आपको। अब ये इस तरह से ग्राफ बनता है। अब ये शो क्या करता है? अब ये शो करता है कि अगर इसको पीछे लेके आओ ग्राफ को,
स्ट्रेट लाइन को पीछे लेकर आओ तो ये यहीं पर कहीं मिलेगा और ये ओरिजिन से नीचे आएगा। ओरिजिन से जो वैल्यू नीचे होती है ना ग्राफ की, दैट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव मैंने आपको कहा कि एनर्जी होती नहीं है, लेकिन ये बाइंडिंग को शो करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम रखते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि ये वर्क फंक्शन को शो कर रहा है। अब क्या हो रहा है, एक्स में जाने से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वाई में जाने से क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब देखो, एफ फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन में जाने में, एक्स के डायरेक्शन में जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वाई के डायरेक्शन में जाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन कुछ टाइम तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन को चाहिए बाहर निकलने के लिए वो उसको नहीं मिल रही। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जब तक हमें ये वैल्यू ना मिल जाए एफ नॉट वाली। एफ नॉट वाली वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो इसके बाद ये वाली वैल्यू देखो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये वैल्यू कौन सी है, एफ नॉट। ये वाली वैल्यू एफ नॉट है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये लीनियर बनेगा, थोड़ा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो बनेगा ये लीनियर बनेगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड नहीं आ जाती, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तब तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और जब तक आप बाइंडिंग एनर्जी को नहीं क्रॉस कर लेते। क्लियर हुआ ये? बाकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी, इनका काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी और करंट, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। सही है? क्लियर हुआ? ओके गुड। क्लियर हो जाओ। हम्म जब कोई लॉस नहीं हो, फॉर्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी ठीक है, क्लियर हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक पोर्शन आज हमने कंप्लीट किया है। बाकी सिर्फ वो चीज बचती है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बुक के अंदर तो तीसरी लाइन लिखी हुई है। आवाज आ रही है देखो, आवाज और आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर मुझे बताएं। आवाज क्लियर है? ओके, वॉइस क्लियर नहीं। अच्छा चलो फिर ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? और कल क्लास होगी या नहीं क्योंकि वो मैं मैसेज करके बता दूंगा कल, और परसों मेरे पास काम है, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आपको इंटर कंप्लीट होगी। आप ये सब करो कि कितने दिन हुए, ये हमने स्टार्ट किया था 15 जून से, और इसमें ईद वाली छुट्टियां लगेगी। आज मेरे ख्याल से 9 7, आज 7 जुलाई है। तो इन दिनों में तकरीबन आपकी इंटर कंप्लीट हो गई है, और अगर सिलेबस पर बैठा तो ये खत्म हो जाती है।
लेकिन सिलेबस से बाहर पढ़ाई काफ़ी है और डिस्कस करेंगे वो अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना।